नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, आप सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ ड्रीम 100 बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बेहतर होगी, कूल होगी, बढ़िया होगी, शानदार होगी। तो कूल रहे, मस्त रहे, बेहतर तरीके से पढ़े, शानदार जर्नी, ज़बरदस्त जर्नी। और आपको मैं बता दूँ कि जो महा मैराथन क्लासें अभी आपकी चल रही है, 4 चैप्टर हम करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे दोस्तों, और इन 4 चैप्टर में बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं। आप तैयार, मैं तैयार, पूरी टीम तैयार। तो दोस्तों ये जो 4 चैप्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिस्ट्री एक तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 4 चैप्टर में से ही आपके 1 या 2 चैप्टर जो है वो आपके टेस्ट में आने वाले हैं। आपके फर्स्ट टेस्ट की बेहतर तैयारी के लिए ये 4 चैप्टर करवाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बेहतर तरीके से इनको पढ़ेंगे। और जितने विद्यार्थी जुड़े हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी क्लास यूट्यूब पर रेगुलर नहीं होती है बाकी टीचर्स की तरह, तो कभी कभार क्लास होती है, तो खूब सारे इस क्लास को शेयर करें ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी कहते हैं साइंस की क्लास नहीं होती है, समय अभाव के कारण जब नहीं हो पाती है। तो मैं आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप प्लीज़ शेयर करें क्लास को, ताकि जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं जुड़ पाए कभी कभी, तो ये कभी कभी वाला समय जो है, ताकि इसमें विद्यार्थी जुड़ सके। तो फटाफट से क्लास को जल्दी जल्दी सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से ज़रूर शेयर करें। फटाफट से शेयर करें, है ना। जितने जुड़े हैं, अभी तक बहुत कम लोग जुड़े हैं, पर जो जुड़े हैं उनसे भी आग्रह, 1-1, 2-2 शेयर लगा लें अपनी क्लास 10th के ग्रुप में। इस क्लास को शेयर कर दें ताकि वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सके। और 2 चैप्टर का सुपड़ा साफ करने वाले, तो ज़बरदस्त तरीके से शेयर होनी चाहिए ताकि भविष्य में और क्लास मेरी रखी जाए। अन्यथा क्लास नहीं रखी जाएगी तो फिर साइंस का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, फिर क्या देखोगे, किसको देखोगे। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो, फटाफट से फट शेयर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। क्योंकि चिड़िया जो है, उस चिड़िया के घोंसला तो बन जाता है, परंतु उसके अंदर जो भोजन होता है वो भी उसको खुद ही करना पड़ता है। दाना पानी की व्यवस्था खुद को ही करना पड़ता है। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना ज़रूर देता है, परंतु घोंसले में नहीं। घर तो बना हुआ है, पर खाना आपको वहाँ पर अपने आप नहीं मिलेगा। आप अपने घर में रह तो रहे हो, पर उस सुबह शाम के भोजन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा अगर आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इसका मतलब खूब खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए आपको जी जान से लगना पड़ेगा। और जब आपको इतनी मेहनत करनी है, इसका मतलब क्या हुआ, मेहनत करनी है, नो डाउट करनी है। तो मेहनत के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। शुरू करें आज की जर्नी, शुरू करें। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, चलिए खैर, जैसे जुड़े, जितने जुड़े, पहला चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तूफान आने वाला है। पहले हम एमसीक्यू सवाल करने वाले, प्रश्नों के जवाब आपको खुद देने हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा और ड्रीम 100 का संकल्प पूरा करना है। चलिए पहला प्रश्न ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों लोहे को जंग से बचाने के लिए, हमने कहा लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक का लेप करते हैं, उस पर हम जिंक का लेप कर देते हैं। और यही जिंक का लेप जो अपन करते हैं, इसको हम कहते हैं यसद लेपन। साथियों इसको हम क्या कहते हैं, यसद लेपन। इस प्रक्रिया को, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं यसद लेपन। बिल्कुल ठीक, या इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है गैल्वनीकरण। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वास लेना और छोड़ना दोस्तों, श्वास लेना और छोड़ना किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माक्षेपी। श्वसन प्रक्रिया में हम देखते हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है,
जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, CO2 H2O बाहर निकलता है, इसके साथ ही ऊष्मा बाहर निकलती है, इसके साथ ही ऊष्मा बाहर निकलती है। और मैं बता दूं, ऊष्मा का बाहर निकलना उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मित्रों, ऊष्मा का बाहर निकलना, मित्रों ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना क्या कहते हैं उसे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बिल्कुल सही बात है। ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। C6H12O6 6O2 CO2 H2O 6 और 6 और साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न फटाफट से देखते रहिए, फटाफट से उत्तर देते रहिए और मेरे साथ भागते रहिए दोस्तों। इक्वेशन गड़बड़ है, करेक्ट करें। Fe2O3 ये इक्वेशन का सही प्रारूप है। पहले इनकरेक्ट थी, इसको सही कर दिया अपन ने, ये हटा दिया। यहां पर Fe2O3 प्लस 2Al, Fe2O3 प्लस 2Al, Al जाएगा, Fe को हटा देगा, Al जाएगा और Fe को हटा देगा, तो बन जाएगा Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो मैं बता दूं आपको कि एल्यूमिनियम ने Fe को हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, और डिस्प्लेस करने को ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सही उत्तर होगा यहां पर विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एल्यूमिनियम ने आयरन को विस्थापित कर दिया है, आयरन को विस्थापित कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा मजबूत है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, और एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील होने के कारण एल्यूमिनियम ने Fe को हटा दिया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसीलिए हमने उसे कहा विस्थापन अभिक्रिया। इसीलिए अपन ने कहा उसको विस्थापन अभिक्रिया। ये हो गई आपकी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, यह बताना है। पहला है PbO प्लस C Pb प्लस CO। पहला ऑप्शन कह रहा है सीसा उपचयित हो रहा है, सीसा उपचयित हो रहा है, यह गलत कथन है, क्योंकि लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उपचयित नहीं हो रहा है, यह गलत ऑप्शन है पहला। यहां पर उपचयन किसका हुआ है? कार्बन का। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यह भी गलत ऑप्शन है। कार्बन उपचयित हो रहा है, यह करेक्ट ऑप्शन है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यह करेक्ट ऑप्शन है। तो 3 और 4 तो सही है, गलत कौन से है? 1 और 2। तो यही तो पूछा है कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न क्या है? असत्य। गलत कौन है? प्रश्न पूछ रहा भाई गलत कौन है? अरे गलत कौन है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? गलत कौन है, असत्य कौन सा है? तो 1 और 2 ये दोनों जो है वो बिल्कुल रॉन्ग है। हमने लिख दिया यहां पर 1 और 2 रॉन्ग है, ये अपन ने लिख दिया 1 और 2 रॉन्ग है, और रॉन्ग है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये कहानी अपन ने देख ली कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2। सिंपल सी कहानी है, अपन ने कर दी यहां पर कहानी। तो आपने क्या लिखा? 1 और 2। क्या लिखा है? 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ये अपन ने देखा। क्या देखा अपन ने? कि 1 और 2 में हमने यहां पर ये देखा कि 2PbO प्लस C 2Pb प्लस CO2। सिंपल सी कहानी है, ये अपन ने कह दिया। सीसा उपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ये दोनों बातें अपन ने यहां पर क्लियर कर दी। ठीक है साहब, असत्य कथन अपन ने देख लिया, बिल्कुल सही। दोस्तों जितने विद्यार्थी जुड़े हैं सभी से आगे फटाफट से शेयर करें, जरूर शेयर करें। जो भी देख रहे हैं दोस्तों फटाफट से शेयर का बटन दबाएं और क्लास को जबरदस्त तरीके से सभी लोग शेयर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए, चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है और इस गैस में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है और हमें अक्रिय गैस की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करवाएंगे तो वह खराब हो जाएगी, उसका स्वाद बदल जाएगा। स्वाद न बदले, खराब न हो, इसके लिए हम जो है वो चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम कौन सी गैस, बिल्कुल करेक्ट आंसर
बहुत ही शानदार, बिल्कुल करेक्ट, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की प्रक्रिया। हमने कहा वातावरण में, ध्यान दीजिएगा, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की प्रक्रिया, ब्लैक लेयर चढ़ गई उस पर, काली परत चढ़ गई चांदी पर, चांदी खराब हो गया, सिल्वर पर ब्लैक लेयर आना। सिल्वर पर ब्लैक लेयर किसकी वजह से आता है? सल्फर की वजह से, सल्फर की वजह से सिल्वर पर ब्लैक लेयर आती है। जब सिल्वर वायुमंडल में सल्फर से क्रिया कर लेती है तो वह खराब हो जाती है, अर्थात काली परत हो जाती है और संक्षारित हो जाती है। अपन ने कहा संक्षारित हो जाती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को हमने कहा संक्षारण। इसीलिए हमने इस प्रक्रिया को कहा संक्षारण। बिल्कुल ठीक बात है, संक्षारण कहा अपन ने, क्लियर हो गई कहानी। 2Mg प्लस O2 2MgO, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रही है। हमने लिखा 2Mg प्लस O2 2Mg प्लस O2 2Mg प्लस O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन से क्रिया करना, तो वो ऑक्सीकृत होना, ऑक्सीजन का जुड़ना। हमने लिखा ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब वो ऑक्सीकृत हो गई। तो Mg प्लस O2 MgO, हमने लिखा दोस्तों Mg प्लस O2 MgO, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्साइड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, ब्लू नीले रंग का है दोस्तों, कॉपर सल्फेट का विलयन। बिल्कुल क्या बात है, शेयर चलते रहना चाहिए, शेयर में कमी न रहे, चारों तरफ फैल जानी चाहिए क्लास, जबरदस्त शेयर होनी चाहिए, लगना चाहिए कि क्लास हो रही है भाई, क्लास हो रही है, नहीं तो फिर क्लासें बंद कर दी जाएगी। मेरे लिए तो साइंस की क्लास देखनी है तो शेयर करते रहें। चलिए, हमने कहा कॉपर सल्फेट में आयरन डाला, Fe जाएगा Cu की जगह भाई, Fe जाएगा Cu की जगह, तो बन गया FeSO4 प्लस Cu। हमने कहा FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu, तो CuSO4 प्लस Fe। Fe ने Cu को विस्थापित कर दिया है भाई, Fe ने CuSO4 में से Cu को विस्थापित कर दिया है, और विस्थापित कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी अभिक्रिया है? अरे भाई कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? Pb जा रहा है, Cu को हटा रहा है, ये Pb जाएगा और Pb जाके किसको हटा रहा है? Cu को हटा रहा है। हमने कहा Pb Cu को हटा रहा है और खुद उसके स्थान पर है PbCl2 प्लस Cu। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है? अगेन बहुत ही खूब विस्थापन अभिक्रिया, बहुत ही खूब विस्थापन अभिक्रिया। हमने लिखा Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu, PbCl2 प्लस Cu। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Pb है ये जाएगा और ये किसको हटाएगा? Cu को हटाएगा, तो ये बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, करेक्ट है, यह विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण है H2 प्लस Cl2 बन गया है 2HCl। हमने लिखा है दोस्तों H2 प्लस Cl2 2HCl, तो यहां पर दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक बना, दो पदार्थ मिलकर एक यौगिक बना। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। इसको योगात्मक या योगशील अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहा भाई? क्योंकि दो पदार्थ मिले और एक यौगिक बना। तो हम लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक प्रोडक्ट बना देते हैं, एक उत्पाद बना है, इसीलिए हमने उसे कहा संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमने कहा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
हमने कहा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल विधि है और इसे कहते हैं हम हिट एंड ट्रायल, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल। तो आपने कहा रासायनिक समीकरणों को, हमने कहा रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल, या इसे एक और नाम से जाना जाता है अनुमान विधि, ये भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ाने की प्रक्रिया पहले कर दिया है। संसारण, संसारण खराब होना, संसारित हो जाना, उसे हम संसारण कहते हैं। दोस्तों लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से, लोह चूर्ण है उसमें तनु HCl अपन ने अम्ल डाला है, कौन सी गैस बाहर निकलेगी? ऑब्वियसली बात है H2 गैस बाहर निकलेगी। कैसे बताया? धातु, धातु प्लस अम्ल, धातु प्लस अम्ल तो बनेगा लवण, साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। हमने कहा धातु प्लस अम्ल और ये बनेगा लवण, और कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। तो Fe जाएगा और किसको हटाएगा? यहाँ पर H को, तो बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। तो ये आपके सामने जो है आयरन लवण, और या फिर अपन कहेंगे कोई अभिक्रिया नहीं, ये गड़बड़ है, FeOH3 बनेगा, ये भी गड़बड़ है, और H2 गैस और FeCl3 बनता है, और या फिर अपन ये कह सकते हैं आयरन लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। यहाँ पर G लिखा है, उसकी जगह लिख दो हाइड्रोजन, या H2 गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर, आयरन लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है सर, ये हो सकता है आयरन लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, FeCl3 नहीं होगा। हाँ H2 गैस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं आयरन लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सही कर दिए हैं। चलिए, हमने कहा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस काम में आती है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 गैस जो है वो लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अपन बड़े सवालों पर। बड़े सवालों को फटाफट से रीड करते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, शानदार जर्नी, मज़ों पर आप लोगों ने खूब मज़ो आ रही हो, पर मने मज़ो नहीं आ रही हो है। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप लोग अपनी क्लास के बच्चों को लेकर नहीं आए। इवन जो हमारे ऐप के बच्चे हैं वो भी नहीं आए। मतलब रेगुलर ऐप में 500 प्लस बच्चे होते हैं, रेगुलर ऐप में मैं जब पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा ही होते हैं। तो आज वो बच्चे कहाँ चले गए? मतलब या तो ये बच्चे, ऐप के बच्चे तो आ ही नहीं रहे, और प्लस यूट्यूब के साथी तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। जो फ्री में दिखाई जा रही है वो भी क्लास नहीं देख रहे। तो क्लास चलाने का फ़ायदा ही क्या? उच्चाधिकारियों को सोचना चाहिए कि क्लासें न चलाई जाए। बच्चा जब पढ़ना ही नहीं चाहता है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप किसको तैयारी करवा रहे हो? किसको करवा रहे हो? सही कहा ना? तो अधिक से अधिक विद्यार्थी लाओ भाई, अपनी क्लास के बच्चों को बोल दो, खाली वो जुड़ जाएंगे। आप बोलो वो जरूर जुड़ेंगे। बोलो अच्छे अच्छे बच्चे जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने कहा कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है, जब अभिकारक और उत्पाद को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करते हैं तो ऐसा समीकरण जो है वह कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये हम किसे कहते हैं? जब अभिकारक के परमाणु, जब अभिकारक के परमाणु व उत्पाद के परमाणु, लिख लीजिएगा, अभिकारक के परमाणु व उत्पाद के परमाणु समान नहीं है। हमने कहा अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु अगर बराबर नहीं है, अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु बराबर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं असंतुलित समीकरण, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या उसे हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। उसे हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। आगे बात करते हैं, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? हमने कहा दोस्तों, वायु में जलाने से पहले, हमने कहा वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है?
क्योंकि रीज़न क्या है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है, और यह परत मैग्नीशियम को जलने से रोकती है। तो इसलिए हम उसको पहले रेगमाल से साफ करते हैं, ताकि मैग्नीशियम पर जो ऑक्साइड की लेयर लगी हुई है, मैग्नीशियम पर जो अशुद्धियां लगी है, उन अशुद्धियों को हमें हटाना है, ताकि मैग्नीशियम को आसानी से जलाया जा सके, ताकि मैग्नीशियम को आसानी से जलाया जा सके। इसका मतलब मैग्नीशियम को जलाने के लिए, हमने कहा मैग्नीशियम को जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको साफ करना पड़ेगा। रेजमाल से साफ करो ताकि उसमें से अशुद्धियां हट जाए, और जब वो अशुद्धियां हट जाएगी मैग्नीशियम साफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आसानी से जलेगा, और उसको जलाने के लिए तो हमें ये सब करना है। अगला प्रश्न, दानेदार जिंक पर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। ये दानेदार जिंक है, जिंक को कहते हैं जस्ता, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब Zn जाएगा और H2 को हटाएगा, तो कौन सी गैस मुक्त होगी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। हमने कहा ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो हमने कहा ये दानेदार जिंक है, और दानेदार जिंक में क्रिया कौन कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल कर रहा है। और जब ये कर रहा है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोजन गैस बनती है जो ऊपर की ओर जाती है। तो Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। ये बहुत 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 सिंपल ही कहानी है, बहुत आसान कहानी है जिसको हम पढ़ रहे हैं। कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? हमने कहा कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो C+O2, CO2। तो दो पदार्थ मिले और एक उत्पाद बना, संयोजन अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण भी हो सकता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो सकता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों इन्हीं सवालों में से परीक्षा में हूबहू प्रश्न छपने वाले हैं। यह आपकी तैयारी को मजबूत कर रहा है, यह आपकी जो बेसिक्स है उनको मजबूत करने का प्रयास हो रहा है, ये आपकी सारी पढ़ी हुई चीज़ों को वापस रिकॉल करने का काम किया जा रहा है। इसलिए तमाम विद्यार्थी ध्यान दें, समझें उन सारी चीज़ों को, बढ़िया तरीके से एंजॉय करें। हमने कहा संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, और जुड़ने का अर्थ यहाँ पर है जैसे दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक है, मिलकर एक उत्पाद बनता है। तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनेगा, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, हमने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। हमने कहा दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, इसीलिए हमने उसे कहा संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए CaO बिना बुझा हुआ चूना H2O से रिएक्ट करेगा, बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, जिसका उपयोग कहाँ होता है? सफेदी के लिए होता है। दोस्तों सफेदी के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यह बिना बुझा हुआ चूना है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। जब यही जल के साथ क्रिया कर लेता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये बुझा हुआ चूना है जिसकी अपन ने बात की, बिल्कुल ठीक। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर अपन ने बहुत इजीली बात कर ली। हमने कहा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करके एक उत्पाद बनाता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना या जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। 2H2 प्लस O2 2H2O। सिंपल सी कहानी है। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखें। हमने कहा विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखें। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के तहत विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं
कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा AB प्लस C जाएगा, A को हटाएगा। रीजन, C अधिक क्रियाशील है इसलिए CB प्लस A। जैसे CuSO4 लोहे की कील डाली, Fe Cu से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो Cu बाहर निकल गया और FeSO4 प्लस Cu। तो यह जो अभिक्रिया अपन लिख रहे हैं वह विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी तरफ हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अरे द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ, दो यौगिक या दो आयनों के बीच परस्पर आदान प्रदान होता है। अरे जहां पर जो है दो पदार्थों के बीच, दो तत्वों के बीच परस्पर आदान प्रदान होता है, परस्पर आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमने कहा दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। हमने कहा रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण देना हमको। हमने कहा हमको रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देना है तो दे दीजिए CuSO4 प्लस Zn जाएगा Cu को। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना भी हो रहा है और घटना भी हो रहा है। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जल के वैद्युत अपघटन का चित्र बनाएं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के अंदर कई दफा आ चुका है, कई बार ये प्रश्न एज इट इज आया है डायग्राम को लेकर। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बात करते हैं दोस्तों CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब मैंने लिखा CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर H2 अकेला है और यहां पर H2 के साथ बन चुका है H2O। तो हाइड्रोजन अकेला है और इसी हाइड्रोजन के साथ जल जुड़ चुका है, ऑक्सीजन जुड़ चुका है और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ये CuO था और यहां पर क्या है, केवल Cu है। तो आपने देखा CuO है और यहां पर केवल Cu है, तो ये हो गया अपचयन। तो आपने दोनों चीजें देख ली, किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ है। हमने दोनों चीजें पढ़ी, हमने दोनों चीजें पढ़ी कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हुआ है, CuO का, और ऑक्सीकरण हुआ है H2 का। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं आपने देखे, CuSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu, ये भी एक उदाहरण है। हमने कहा दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, अरे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है। ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ 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 साथ, हाथ में हाथ डाले साथ साथ चल रहे हैं, हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अपचयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। हमने कहा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और अपचयन उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, उसे हमने कहा रेडॉक्स अभिक्रिया। एक और उदाहरण है ZnO प्लस C। हमने लिखा Zn प्लस CO, Zn प्लस CO, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO। ये देखिए यहां पर हमने देखा है कि ये जो ZnO था और यहां पर केवल Zn है, ऑक्सीजन गायब हुआ है इसलिए इसका अपचयन हो गया। और दोस्तों जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीकरण, उसको कहा जाएगा ऑक्सीकरण। ये है आपका ऑक्सीकरण। तो हमने कहा साथियों ज़रा ध्यान दें, हमने कहा ये जो कार्बन है, इस कार्बन के अंदर हमने कहा ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये जुड़ गया है, तो ये कार्बन के अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना जुड़ा है, इसलिए कहा उपचयन। कम हुआ है तो अपचयन, तो अपचयन किसका हुआ, ZnO का, और ऑक्सीकरण किसका हुआ है, C का। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, आता ही आता है। वायु में जलाने से पहले, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका जवाब आपको पहले ही दे दिया। मैग्नीशियम जो है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और ऑक्साइड की परत का निर्माण करता है, इसीलिए इसको जलाने से पहले रेगमाल से साफ किया जाता है।
ताकि उस मैग्नीशियम की पट्टी में से सारी की सारी अशुद्धियों को हटाया जा सके, ताकि उस मैग्नीशियम की पट्टी से सारी की सारी अशुद्धियों को हटाया जा सके, इसीलिए हम उसे रेजमाल से साफ करते हैं। मित्रों, रेजमाल से साफ क्यों करते हैं? ताकि अशुद्धियों को हटाने के लिए, अशुद्धियों को हटाने के लिए हम उस पर रेजमाल से साफ करते हैं। क्लियर हो गई कहानी यहां पर? एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ो फटाफट से। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? मित्रों, हमने कहा संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर है। दोस्तों, अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर है। हमने कहा अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर है, जितने अभिकारक उतने ही उत्पाद। तो अगर परमाणुओं की संख्या अभिकारकों की और उत्पाद की बराबर है, हमने कहा अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु, अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु यदि बराबर है तो अभिकारक के परमाणु और उत्पाद के परमाणु यदि बराबर है तो इसका मतलब संतुलित समीकरण है। अभिकारक का भार और उत्पाद का भार, अभिकारक का भार और उत्पाद का भार यदि बराबर है तो उसे कहा जाता है संतुलित समीकरण। उसे क्या कहा जाता है? संतुलित समीकरण। अब इसे संतुलित करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि रासायनिक समीकरणें, मित्रों, रासायनिक समीकरणें जो है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। हमने कहा रासायनिक समीकरणें जो होती है वो सारी की सारी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, और जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है इसका मतलब वह समीकरण हो चुकी है संतुलित। तो दोस्तों, संतुलित समीकरण की बात कर ली और संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये भी पढ़ा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि उपचयन और अपचयन में लिख दीजिए अंतर। तो साथियों, उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, इनमें क्या अंतर है जरा वो देखते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है इसका मतलब उपचयन। अब हमने कहा ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी। ये हाइड्रोजन का कम होना, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का कम होना, ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का कम होना, दो बातें लिखी। तीसरा, परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। हमने कहा परमाणु आयन और अणु, हमने क्या लिखा? परमाणु आयन या अणु, परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे हमने कहा उपचयन। और अपचयन किसे कहा? जिसमें परमाणु आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, जिसमें परमाणु आयन या अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे अपचयन कहा। अगली बात, उपचयन क्या करता है? विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग करता है। जो नेगेटिव होता है वो बढ़ता है। उपचयन में नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे तो पॉजिटिव आयंस क्या होंगे? कम होंगे। और इसका बिल्कुल उल्टा है अपचयन। एक छोटी सी कहानी है, देख लीजिएगा, पूरी कहानी समझा देता हूं। एक तरफ लिखा है ऑक्सीकरण और एक तरफ लिखा है अपचयन, एक तरफ लिखा है ऑक्सीकरण और एक तरफ लिखा है अपचयन। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो मैं समझता हूं हाइड्रोजन में क्या हो गई? कमी। ये जो नेगेटिव आयंस है वो बढ़ेगा तो पॉजिटिव आयंस क्या हो गए? कम हो गए। और ये आपको इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ऐसी 5 बातें अपन ने लिखी। कितनी बातें लिखी? 5। और इसका बिल्कुल उल्टा है अपचयन। यहां ऑक्सीजन बढ़ा तो यहां पे ऑक्सीजन घटा, यहां हाइड्रोजन घटा तो यहां लिखूंगा हाइड्रोजन बढ़ेगा। नेगेटिव आयंस बढ़ा तो यहां लिखेंगे नेगेटिव आयंस कम हो गया। यहां क्या है? पॉजिटिव आयंस घटा तो ये लिख दो पॉजिटिव आयंस बढ़ेगा। और यहाँ लिखो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और यहाँ लिख दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऐसी छोटी छोटी बातें अपन ने लिखी है ऑक्सीकरण और
अपचयन को लेकर। बिल्कुल साथियों, ऑक्सीकरण और अपचयन में डिफरेंशिएट कर दिया। अगला सवाल, वसा या तेल युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुले में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? खाने वाले चीजों को, जैसे अचार है या कोई भी खाने युक्त पदार्थ होते हैं, उसका रीजन है दोस्तों, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं। हमने कहा ऑक्सीजन से क्रिया करके वो उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद बदल जाता है, जिससे वो पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते हैं। वो पदार्थ खाने योग्य नहीं मतलब अगर खाओगे तो फूड पॉइजन हो सकता है, अन्य कोई बीमारी हो सकती है, इसलिए वो खाने योग्य नहीं रहता है, इसलिए उनको ढक के रखते हैं। उदाहरण के लिए चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरते हैं ताकि वो चिप्स जो है, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है और वो इससे क्रिया नहीं करता है। ये सिंपल सी कहानी थी जो आपको समझा दी गई। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई कहानी। यहां पर आगे बात करते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा? मित्रों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्मा का बाहर निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। हमने कहा ऊष्मा का बाहर निकलना, क्या कहा? ऊष्मा का बाहर निकलना, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर को कोशिकाओं में ग्लूकोज अर्थात भोजन के पाचन से वायु के ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा बनती है। उदाहरण के लिए मैंने कहा यह ग्लूकोज है और यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। क्या बन रहा है? H2O बन रहा है। साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा का बाहर निकलना उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिंपल सी कहानी। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन अक्रिय गैस है और खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए विकृत गंधिता से नाइट्रोजन गैस से उपचयित करते हैं। सिंपल सी कहानी है। अगला सवाल, लोहे की वस्तुओं को, बोर्ड में आ चुका है, हम पेंट क्यों करते हैं? लोहा दोस्तों वायु से, पानी से या अन्य पदार्थों से क्रिया करके खराब हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है। लोहे पर जंग न लगे इसके लिए हम लोहे की वस्तुओं पर पेंट, ग्रीस या ऑयल लगाते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग न लगे इसलिए लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट, ग्रीस या जो है ऑयल लगाते हैं ताकि हम उसे संक्षारण से बचा सके, उसे हम खराब होने से बचा सके। लोहे की वस्तुओं को हमें खराब होने से बचाना है, इसके लिए हम ये सारी कहानी देखते हैं। मित्रों, कौन से पदार्थ की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है? हमने कहा कौन से पदार्थ की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने सिंपल सी कहानी देख ली है। यहाँ पर ये कहानी है दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी? अगर आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल है और इस सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के दाने डाल दिए, इस सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने जिंक के दाने डाल दिए तो ZnH2 को हटा देगा और H2 गैस निकल गई बाहर और पीछे बच गया ZnSO4। ये हुई कहानी नंबर 1। आगे बढ़ो मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, अभी तो शुरुआत हुई है। कॉपर सल्फेट के विलयन में, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और इस विलयन में, नीले रंग के विलयन में अगर इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दी तो लोहा क्या करेगा? ये Fe डाल दिया तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा, जिससे उसका कलर चेंज हो जाएगा और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जो नीला रंग था कॉपर सल्फेट का, वो नीला रंग अब चेंज हो गया और वो बदल गया अब हरे रंग में। ये हरे रंग में बदल गया। ये विस्थापन अभिक्रिया है, इसीलिए हमने इसे कहा विस्थापन अभिक्रिया। ये उदाहरण के लिए आप बता सकते हो कि ये कॉपर सल्फेट है और इस कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाला है? आयरन डाला है। आयरन क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा दोस्तों, कॉपर को हटा देगा। ये आयरन कॉपर को हटाएगा। रीजन, आयरन अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है, तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। दोस्तों अगला प्रश्न, जल के वैद्युत अपघटन का विधि लिखे और चित्र बनाए। ये लीजिए, इसमें क्या करना है कि जो जल है उस जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये बनेगा 2H2 प्लस O2। हमने लिखा है 2H2 प्लस O2, ये 2H2 है, इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो 2H2 प्लस O2 बनेगा। तो ये जो H2O में जब आप धारा प्रवाहित करोगे
तो 2H2 प्लस O2 बनेगा। और ये सिंपल सी कहानी है, जल के विद्युत अपघटन पर हमने सिंपल सी बात कर ली, खेल खत्म, पैसा हजम। चलिए, एक चमकदार भूरे रंग का तत्व है, एक चमकदार भूरे रंग के तत्व X की बात कर रहे हैं, वायु में गर्म करते हैं, जलाते हैं। दोस्तों X भूरे रंग का जो था वो कॉपर था, और जलाने के लिए जो गैस काम आती है वो ऑक्सीजन आती है, बन चुका है कॉपर ऑक्साइड। और यहां पर मैं बता दूं आपको प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, ये कॉपर का ऑक्सीजन से क्रिया होना मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण होना। तो ये जो भूरे रंग का जो कॉपर था वो अब भूरे रंग का कॉपर काला हो चुका है, वो ब्लैक हो चुका है, काला हो चुका है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, बराबर मात्रा में सोडियम सल्फेट के विलयन को बेरियम क्लोराइड के विलयन से मिलाया। दोस्तों सोडियम सल्फेट के विलयन से हमने सोडियम सल्फेट के विलयन से बेरियम क्लोराइड मिलाया, सोडियम सल्फेट के विलयन से बेरियम क्लोराइड मिला दिया, बेरियम क्लोराइड मिलाया। ये हमने लिखा सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब Cl जाएगा SO4 की जगह, SO4 जाएगा Cl की जगह, तो ये बन गया है 2NaCl, और साथ में BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया, अर्थात एक अवक्षेप बना। और अवक्षेप बनने को ही हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप बनने को ही हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये अवक्षेप बना है इसीलिए अपन ने इसको कहा अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल सी कहानी है, ये देखिए पूरी कहानी लिख दी यहाँ पर। BaSO4 एक सफेद कलर का अवक्षेप बनेगा, और अवक्षेप बनने को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। सिंपल सी कहानी। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखो जो टूटते हैं, 3 प्रकार से टूटते हैं। पहला ऊष्मा, दूसरा सूर्य का प्रकाश, और तीसरा विद्युत धारा। पहला ऊष्मा, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा विद्युत धारा। पहला ऊष्मा, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा विद्युत धारा। 3 कहानी। पहली कहानी ऊष्मीय या तापीय वियोजन अभिक्रिया। हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट था, बिल्कुल था, ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस मुक्त होगी। दूसरा हमने कहा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया मतलब सूर्य के प्रकाश से टूट जाना। जैसे 2AgBr है तो सूर्य के प्रकाश से 2Ag अलग और Br अलग। 2AgBr सूर्य का प्रकाश देने से 2Ag अलग और Br अलग। ऐसे ही विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, 2H2O धारा देंगे तो 2H2 अलग और O2 अलग। आप NaCl का भी लिख सकते थे, हम जब धारा देंगे तो Na अलग और Cl अलग। ये सिंपल सी कहानी। सफेदी, व्हाइट वॉशिंग, हमने कहा सफेदी जिसको हम बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग करते हैं। हमने कहा मित्रों सफेदी व्हाइट वॉशिंग, और इसी व्हाइट वॉशिंग के लिए एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग करते हैं। X का नाम व सूत्र बताओ। X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र है CaO, और इसका फॉर्मूला है CaO। ये हुई पहली बात। और यही CaO जो है वो जल के साथ क्रिया करता है, तो ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, ये जल के साथ क्रिया करता है, तो ये बन गया है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बिल्कुल ठीक। और इस प्रक्रिया का चित्र बना दीजिए, हमें इस प्रक्रिया का चित्र बनाना है। ये सिंपल सी कहानी, बिल्कुल ठीक। ये चित्र बन गया, सारे खेल खत्म। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल बता दिया पूरा, और यह इसका डायग्राम। कुछ नहीं करना है, पानी लेना है और उसी पानी में कैल्शियम ऑक्साइड डालना है। सफेदी के लिए काम आएगा दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं मित्रों, लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं। इसकी शानदार सी एक समीकरण की ट्रिक बता देता हूं ताकि आपके काम आए। लेड नाइट्रेट को लिखते हैं PbNO3 होल्ट वाइज। ये लिखा PbNO3 होल्ट वाइज, ये लेड नाइट्रेट है। और इस लेड नाइट्रेट को अगर अपन गर्म करते हैं तो बनता है PbO, NO2 और O2। ये इस तरह से बनेगा। अब इक्वेशन को याद करने का तरीका क्या, यहां 2 और यहां पर भी 2,
तो 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है 4, तो यहां पर लगा देना 4। फिर से बता देता हूं, लेड नाइट्रेट, आ जाओ गुरुदेव, लेड नाइट्रेट और वापस बता, देखो लेड नाइट्रेट, लेड मतलब होता है पीबी, नाइट्रेट NO3 होल्ट वाइज, उसको आपने क्या किया, गर्म किया, हीट देने पे अब क्या होगा, लेड ऑक्साइड बनेगा PbO, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या हुआ, 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2, और 2 और 2 कितने हो गए 4। तो अगर अपन यहां पर लिखते हैं 4 तो ये हो गया यहां पर 4। अब देखो 2 और इधर भी 2 और ये आ गया यहां पर 4, तो आपकी रिएक्शन हो गई। अब ये क्यों हुआ, ये लेड नाइट्रेट टूट गया, टूट जाने का मतलब क्या हो गया, इसका परिवार बिखर गया, पति पत्नी में डिवोर्स हो गया। अब देखो यहां पर ये PbO था और ये NO2 था और ये O2 था, इन सभी लोग, परिवार के सभी लोग टूट गए, बच्चे अलग, बीवी अलग, पति अलग, अब सभी लोग टूट गए। इसका मतलब इसको गर्म किया, टूट जाने को क्या बोलते हैं वियोजन, और गर्म करने को बोलते हैं तापीय। तापीय लिखो, ऊष्मीय लिखो, या थर्मल भी लिख सकते हो, इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात आपको, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका डायग्राम में क्या करना है, आपको एक गैस का चूल्हा लगाना है जिसको बर्नर या स्टोव कह सकते हो, उसको आप टेस्ट ट्यूब, परख नली जिसको अपन कहते हैं, जिसमें हम लेड नाइट्रेट को डालता हुआ दिखा दो, उसको गर्म करता हुआ दिखाओ, तो 2 गैसें बाहर निकल जाएगी। कौन कौन सी 2 गैसें, एक तो NO2 है और दूसरी ऑक्सीजन गैस है। तो NO2 और ऑक्सीजन, ये 2 गैसें यहां पर जो है वो बाहर सीधी सीधी निकल जाएगी, आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये आपने देखा थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, बिल्कुल ठीक। यहां पर इतनी कहानी अपन ने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं आगे, और दूसरा चैप्टर हमारा बात करता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। इस पर हम बात करते हैं, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं फटाफट से, और इसके प्रश्न उत्तरों को भी अपन को जवाब देना है, ठीक है। शाबाश बेटा, सब करते रहो, बहुत बढ़िया। कैसा पढ़ा रहे संदीप सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं। अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, वाह रे वाह, शाबाश, वेरी गुड। संदीप सर को पानी पीने दो, पियो पियो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रेडी। चलिए बहुत बढ़िया, आइए मैं आपको फटाफट से हमारे सरवण चावड़ा सर से मिलवा देता हूं। आइए सरवण चावड़ा सर, बच्चों से मिलो आप लोग फटाफट से। देखो चावड़ा सर पीछे से बोल रहे हैं बढ़िया बढ़िया, देखो बच्चे आवाज़ भी पहचान जाते हैं कौन बोल रहा है, कौन इस समय क्लास में आ चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। फटाफट से देखो चावड़ा सर आ गए तो क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर दो, देखो संख्या डबल हो जानी चाहिए थोड़ी देर में। वाह सर, क्या बात है, शानदार वॉचिंग, शानदार, बढ़िया। ये मैराथन किसके लिए ली जा रही है? ये मैराथन ली जा रही है फर्स्ट टेस्ट के लिए सर, बच्चों के फर्स्ट टेस्ट आने वाले हैं। अच्छा। उसके लिए मैराथन क्लासेस चल रही है ताकि बच्चा आराम से अच्छे टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सके, इसके लिए चल रही है। तो ये टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए आपने कितने चैप्टर्स लिए? मैंने इसके लिए 4 चैप्टर लिए, 2 आज करवाएंगे, 2 कल करवा देंगे। एक ही बुक है? हमारे एक ही बुक होती है, टोटल 12-13 चैप्टर है, 4 चैप्टर पढ़ा दिए, उनका रिवाइज हो जाएगा एक तरह से, भले वो टेस्ट में नहीं भी आ रहे हो, जरूरी नहीं है वो टीचर न डाले। हाँ, ये तो है, फिर भी रिवाइज हो सकता है, तो जुड़ना चाहिए था बच्चों को, एक बार थोड़ी अपील कर दो। तो भाई देखो, आज सर की क्लास है, कल फिर से सर की क्लास है, तो वो पूछ रहे हैं आपकी क्लास कब होगी, ये भी पूछ रहा बच्चा। मेरी क्लास ही पूछ रहे हैं, मेरी क्लास बता देता हूँ। भाई सर की क्लास में जब जुड़ रहे हैं तो ध्यान रखें, है ना, बढ़िया तरीके से फैला दो। देखो आपकी 10th क्लास होगी 17 को, एक तो 17 अगस्त को है ना? हाँ 17 अगस्त को होगी, ठीक है, 17 अगस्त को होगी ये 10th क्लास, और फिर से 10th क्लास होगी 3 से लगाकर 4:30 बजे, 1.5 घंटे की क्लास होगी सर, ठीक है। 3 से 4:30 और 1.5 घंटे की क्लास, और डेट बता दी है सर ने, 17 अगस्त एक ही दिन होगी, 2 दिन, 17 अगस्त ही बोला आप? हाँ, 17 अगस्त 3 से लेकर 4:30 बजे, क्योंकि दूसरी क्लास 12th क्लास के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे जो बड़े भाई साहब हैं, बड़े भाई बहन हैं, उन सब के लिए वो क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो 12th वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी लेके जाना जरूरी है, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा। इनके लिए यूट्यूब पे मैंने बहुत कंटेंट बनाया है, 12th वालों के लिए कम है एक्चुअली, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार 12th वालों के लिए आपको कंटेंट दिया जाए। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपका शानदार क्लास ले रहे हैं, आप आगे एसिड वगैरह पढ़ाइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।
चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखो सर ने अपनी क्लास का शेड्यूल बता दिया है। 17 अगस्त और 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच अंग्रेजी की क्लास रहने वाली है। तो आप सभी लोग जो है वो श्रवण चावड़ा सर की क्लास में भी जरूर जुड़े, और इस संख्या में जो आप जुड़े वो मत जुड़ना, मज़ा नहीं आया। कम से कम 2 गुना 3 गुना 4 गुना क्लास हो, मज़ा आया अगले को पढ़ाने में भी। भाई यूट्यूब पर क्लास हो रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी जुड़ सकता है, तो क्यों ना संख्या बहुत अच्छी हो। इस कम संख्या में मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ। मतलब मैं इतना अंदर से मायूस हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा उदास हूँ। कारण एक ही है कि मज़ा नहीं आया। मेरी इतनी कम संख्या 10वीं बोर्ड की क्लास में तो कभी नहीं रही। आज तक मैंने पढ़ाया है, कम से कम 400-500 प्लस ही बच्चे आते हैं, इससे कम रहा ही नहीं, कभी रेशो ही नहीं रहा मेरा। तो इसका मतलब आप सोच लो कब आप कहाँ हो, किस दुविधा में हो। मैं बड़ी मुश्किल से ही हाकारा, मतलब मारवाड़ी में क्या करा कि थी मान मणुआर करी साहब जिमो सा। मैं क्यों नहीं जिमू वे के यूट्यूब माते क्लास लेवो सा। मैं क्यों मैं कोनी लऊँ मैंने कोनी लेवनी, मार को टाइम नहीं है। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, एकदम नकार दिया। फिर बोला अब तो लो सर, सब रिवीजन के हिसाब से बच्चों को मैराथन लाइव अच्छा मिलेगा, वो ये। मैंने कहा ठीक है भाई अब ले लेते हैं। बोले बच्चे तो सर बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। मेरे को बड़ी खुशी हुई। हाँ, मतलब अब जब 300-400-500 बच्चे तो अमूमन ऐप में आ रहे हैं, उससे प्लस आ रहे हैं, तो फिर यूट्यूब पर उम्मीद करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म है वो 500 प्लस 500 दूसरे गिनते हैं, हम 1000 बच्चे तो मान के चलते हैं। अब उसके संख्या दिखती है 200, 250, 150, 250, कोई संख्या है। डूब मरने वाली बात है मेरे लिए, चुल्लू भर पानी में कि भाई डूब मरो आप, तो ये वाली स्थिति हो गई मेरे लिए। तो मज़ा नहीं आया। अब दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने ग्रुप में खाली क्लास के अंदर शेयर कर दो, वो अपने आप देखने का काम करेंगे। आप एक ही चीज की कंजूसी कर रहे हो, वो है शेयर, लाइक का बटन। ये इस चीजों में जब कमी है ना, ईमानदारी के साथ बढ़िया लगी हो ना तो जरूर शेयर करें, नहीं लगी हो तो मत करना भाई। एडो हमारे कोई जरूरी को नहीं है अपना नहीं करनी क्लास शेयर, ठीक है साहब। चलो सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उससे पहले एक छोटी सी कोटेशन है, हिम्मत मत हारो क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि साहब समुंदर जो है वह कितना दूर है। जो नदियाँ जो निकलती है वो कभी ये नहीं पूछती है किसी से, अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। अब संदीप सर भी आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए था कि बेटा हिम्मत मत हार, ये बच्चे अपने आप आएंगे एक दिन। तू बढ़िया पढ़ा, मेहनत कर, जोरदार कंटेंट ला, मस्त कंटेंट ला, और वही कंटेंट एग्जाम में आना चाहिए, बच्चे अपने आप जुड़ेंगे। वादा है, इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, रिकॉर्ड कर लेना, दैट्स इट। चलिए दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, और शुरुआत करते हैं एमसीक्यू से। ताबड़तोड़ शुरुआत है, जबरदस्त शेयर हो जाए उससे पहले, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप सभी के आंसर मिले। दोस्तों पहला सवाल, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स, इनमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। दोस्तों सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, क्या बिल्कुल सही बात है। याद करने की ट्रिक बता देता हूं, सी मतलब सिरका और ए मतलब एसिटिक अम्ल। सी मतलब सिरका और ए मतलब एसिटिक अम्ल, Ca बिल्कुल है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, क्या बिल्कुल सही। याद कर लो ईट, अरे याद कर लो ईट, ई से इमली, ट से टार्ट्रिक अम्ल, बिल्कुल करेक्ट। यहां पर ये भी सही है, गलत दोनों ही नहीं है। ट से टमाटर, आ से ऑक्सैलिक अम्ल, याद कर लो आटा, वारे वाह। ट से टमाटर, आ से ऑक्सैलिक अम्ल। मित्रों ट से टमाटर, आ से ऑक्सैलिक अम्ल, वाह मेरे शेर, मौज कर दे तूने। ट से टमाटर, ऑक्सैलिक अम्ल, आटा, क्या बात है। लाल चींटी में पाया जाता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, वारे वाह शेर, ये गलत कथन है, इसलिए सही आंसर डी। मेरे सारे विद्यार्थियों के जब कमेंट बॉक्स में ध्यान गया, मजा नहीं आया। सभी लोग कमेंट करो भाई, सभी लोग कमेंट करो, पढ़ने आते हैं, टाइम पास करने थोड़ी आता है। ठोको कमेंट, यहां पर मैं खुद ही कह रहा हूं। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का मतलब होता है जब पेट दर्द होता है, जो खाना पचा हुआ नहीं है, अपचित भोजन है, जो अपचित भोजन है उसको हमने कहा अपच। तो अपचित भोजन जिसकी अपन ने बात की, उसका उपचार करने के लिए, अरे कमेंट ठोको भाई, कमेंट ठोको, मजा नहीं आ रहा है। किस औषधि का उपयोग होता है। एग्जैक्टली एंटीसिड का यूज होता है, और इस पेट दर्द को ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों, जो पेट दर्द को ठीक करेगा। अगला प्रश्न, रक्त का पीएच कितना होता है? सामान्यतया रक्त का पीएच कितना होता है? सामान्यतः रक्त का पीएच कितना होता है? बिल्कुल करेक्ट, 7.4। बहुत ही बढ़िया। सामान्यतः रक्त का पीएच होता है 7.4। बहुत बढ़िया, 7.4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत शानदार, जबरदस्त। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से काम करता है? अपनी बॉडी किस पीएच में बिल्कुल करेक्ट काम करती है? वाह रे वाह, क्या बात है। करेक्ट आंसर सी 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 सी। वाह, जबरदस्त आंसर दिखाई दे रहा है मुझे। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाह रे वाह, मेरे सूरमो, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वाह, सुपड़ा साफ। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? दोस्तों 7 से लेकर 7.8 के बीच। रीजन है ब्लड का पीएच होता है 7.4। रीजन है ब्लड का पीएच होता है 7.4। तो यहां पर आप कह सकते हो कि 7 से लेकर 7.8 तक का जो है बीच का पीरियड, वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें हमारी बॉडी काम करती है, क्षारीय प्रकृति के तरीके से हम देख रहे हैं काम हो रहा है। यहां पर आगे बात करते हैं। निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। हमने कहा इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? क्या बात है भाई, इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? हमने कहा दोस्तों मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलीन, लिटमस पेपर और उपरोक्त सभी। इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? प्रश्न पूछा गया कि इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन सा है? प्राकृतिक सूचक कौन सा है? सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, लिटमस पेपर या उपरोक्त सभी। प्राकृतिक सूचक है लिटमस पेपर। कारण लीचेन पौधे से प्राप्त होता है, इसीलिए लिटमस पेपर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार, जबरदस्त। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही। याद करने की ट्रिक, द से दल्ले, दल्ले, द से दही, ले से लैक्टिक अम्ल, इमली, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। बहुत बढ़िया। सिरका एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। क्या बात है। टमाटर, आटा, टा मतलब टमाटर, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक। और यहां लिखा अपन ने अम्ल, यहां भी लिखा अम्ल, यहां भी लिखा अम्ल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मौज कर दी संदीप सर ने, मौज कर दी। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? हमने कहा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? न्यूट्रल पीएच मान कितना होता है? न्यूट्रल वैल्यू, न अम्ल न क्षार, बीच का कंडीशन 7 7 7 7। क्या बात है, 7 उदासीन है और यही उदासीन मान होता है आसूत जल का पीएच मान। मित्रों, आसूत जल का पीएच मान कितना होता है? 7 7 7। बहुत बढ़िया। NaOH का 10 ml विलयन, NaOH और HCl, NaOH का 10 ml विलयन, HCl का 8 ml विलयन। अगर ये 10 का 20 हो जाए तो 8 का कितना होगा भाई? 16 ml। करेक्ट आंसर, बहुत ही खूब, 16 ml। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगे बात करते हैं। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हमने कहा हमारा उदर, हमारा पेट कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? H2SO4, HCl, HNO3 या एसिटिक अम्ल? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, जिसको हम जठर रस कहते हैं, वो हमारे पेट से उत्पन्न होता है। और जो अपचित भोजन होता है या यू भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, मजा ही मजा दोस्तों, दुगुना मजा। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, दोस्तों नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। याद कर लो Ca, सीनू याद कर लो, सीनू। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सीनू 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 सीनू, नू मतलब नींबू। ओह, लैक्टिक दल्ले, दही। क्या बात है। और मेथेनोइक अम्ल, लाल चीठी, लाल चीठी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। तो हमारा सही जवाब नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। आगे बात करते, कोई विलयन अंडे के
पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस बनाता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कौन दूधिया करेगा? HCl करेगा दोस्तों, HCl करेगा। ये HCl जो है वह उसको दूधिया कर देगा। वाह भाई वाह। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? बता दिया। सिरके में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक, और हाइड्रो जो क्लोरिक अम्ल है पेट में जठर रस जिसको अपन कहते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। इमली में पाया जाने वाला अम्ल इमली ईट याद कर लो, ईट टार्ट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाने वाला अम्ल टार्ट्रिक अम्ल। बोलो सही है कि गड़बड़ है? बोलो मेरे प्यारे मित्रों, करेक्ट है या गड़बड़ है? टार्ट्रिक अम्ल जो कि पाया जाता है इमली में। इमली में पाया जाने वाला अम्ल है टार्ट्रिक अम्ल, ईट। आगे बढ़े। संतरे में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम। संतरे में उपस्थित, वैसे देखो संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल भी पाया जाता है, स्कॉर्बिक अम्ल भी पाया जाता है, पर हमारी पुस्तक में, हमारी किताब में जो लिखा है वो लिखा है सिट्रिक अम्ल। वो लिखा है सिट्रिक अम्ल, ये हमारी किताब में लिखा है। तो मित्रों, संतरे में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, हमने कहा संतरे में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम सिट्रिक अम्ल। आगे बात करते हैं। इमली में अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, इमली में अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता भाई? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। ईंट 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 ईंट। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्तों। शुद्ध जल, आसूत जल का पीएच कितना होता है? 7। नोट कर लीजिएगा, शुद्ध जल या आसूत जल का पीएच होता है 7 7 7 7। क्या बात है, ये 7। बहुत बढ़िया। जल वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो जाए, क्या कहते हैं? ऐसी बारिश को क्या कहते हैं? एसिड रेन। दोस्तों, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और यह गैस किसके कारण होती है? SO2 व NO2 जैसी हानिकारक गैसों के कारण। अम्लीय वर्षा 5.6 से पीएच कम हो जाए, एसिड रेन कहते हैं। और इसकी वजह से बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। फसलें खराब होती है, जलीय जीवों के लिए खतरनाक रहता है, उनके लिए प्राण घातक सिद्ध होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एसिड रेन, SO2 NO2 गैसें उसके लिए उत्तरदायी है। क्या बात है। खाली जगह नामक पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। खाली जगह नामक पदार्थ, बुझा हुआ चूना कह दो इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दो, या तो फॉर्मूला लिख दो, या बुझा हुआ चूना लिख दो, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो। सारे ही करेक्ट है भाई, सारे ही करेक्ट है। कुछ भी लिख दीजिए, ये भी सही, वो भी सही, सब कुछ सही 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 सही। क्या बात है। ये लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिख दिया। बुझा हुआ चूना जो है वह क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम सिरके में होता है भाई एसिटिक अम्ल। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कहानी खत्म। खाली जगह नमक लवण का उपयोग भोजन में करते हैं। साधारण नमक हो गया, और क्या है? किस नामक लवण? साधारण नमक। साधारण नमक NaCl का उपयोग भोजन में करते हैं। सही बात है। नमक होता है ना, खाने में ही नमक होता है कि नहीं होता है भाई? होता है। चले, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे पीले श्वेत बादलों से बना है? अरे भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो मोटे श्वेत पीले बादल, हमने कहा मोटे श्वेत पीले बादल की अपन ने बात की। मोटे जो है पीले बादल जो है श्वेत रंग के, वो है शुक्र ग्रह के। शुक्र ग्रह के बादल जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे पीले श्वेत बादलों से बना है। अब थोड़े बड़े प्रश्नों पर चलते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए
कठोर जल मतलब खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए, खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए जो है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया उत्तर सभी विद्यार्थी दे रहे हैं। बहुत अच्छी चैट रेट चल रही है मेरे सामने बहुत अच्छी तरह से, और बहुत शानदार आप लोग जुड़े हैं लगातार कई समय से। कुछ बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया, अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ, आपको पढ़ाने के साथ साथ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जुड़े हुए हैं, आप लोगों का हृदय से आभार। पर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर मेरी क्लास शेयर करें और उन तमाम विद्यार्थियों को जानकारी दें। उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा रहता है कि सर क्लास कब होगी, क्लास साइंस की, क्योंकि जब यूट्यूब पर क्लास नहीं होती तो उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो बच्चे इंतज़ार करते हैं। बस सूचना का अभाव है, मुझे ऐसा लगा सूचना का अभाव है। आप लोगों ने सूचना में कहीं कमी रख दी, प्लीज़ उन्हें सिर्फ याद दिला दीजिए, बच्चे टूट पड़ेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? याद रखना, धोने का सोडा या धावन सोडा या वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर उसका पीएच मान क्या होगा? दही बन जाने पर उसका पीएच मान क्या होगा? दही बन जाने पर उसका पीएच मान क्या होगा? बता दूं, उसका पीएच मान हो जाएगा 6 से कम। दही बन जाने पर उसका पीएच मान हो जाएगा 6 से कम। ताजे दूध का पीएच मान कितना है? हमने कहा ताजे दूध का पीएच मान होता है 6। दही बन जाने पर उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? हमने कहा दही बन जाने पर उसका पीएच मान 6 से कम हो जाएगा। तो आपको बता दूं, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर उसका पीएच मान क्या होगा? 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। निम्न के रासायनिक सूत्र लिख देंगे। विरंजक चूर्ण CaOCl2, बहुत बढ़िया। बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसको अपन लिखेंगे NaHCO3, बेकिंग सोडे का अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर? NaHCO3, ये बेकिंग सोडे का है। और CaOCl2 ये है विरंजक चूर्ण का। धावन सोडा Na2CO3.10H2O, हमने कहा Na2CO3.10H2O धावन सोडा है। जिप्सम की बात कर ली, CaSO4.2H2O, जिप्सम की बात हो गई, खत्म कहानी। निम्न का मिलान करना है, कर लेंगे। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, ये ऐसा सवाल बोर्ड में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का प्रश्न जरूर बनता है दोस्तों एग्जाम में। इस चैप्टर में से ज्यादातर मैं आपको बता दूं छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। इस अध्याय से अधिकांशतः देखा जाए तो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर सिरके में एसिटिक अम्ल है, इमली टार्ट्रिक अम्ल है, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल है, खट्टा दही लैक्टिक अम्ल है। ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण और 2 उपयोग। ठीक है। शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना, उसमें हमने क्लोरीन गैस डाल दी। जब क्लोरीन डालेंगे तो बनेगा CaOCl2 + H2O। तो इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा और लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, या कोई उद्योगों में उपचायक के रूप में। और सबसे इम्पोर्टेंट, सारी चीज़ें बेकार है पर मैं समझता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, पानी के शुद्धिकरण में, ये है सबसे इम्पोर्टेंट कहानी। ये है सबसे इम्पोर्टेंट कहानी पानी के शुद्धिकरण में। पानी के शुद्धिकरण में ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बहुत बढ़िया। हमने कहा बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण और इसके उपयोग लिखे। बहुत ही सुंदर प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, समीकरण और इसके उपयोग लिखें। तो दोस्तों 4 चीजें मिलकर बेकिंग सोडा बनाती है, NaCl, H2O, CO2, NH3। ऐसी 4 चीजें यहाँ पर बनेगी। तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ पे एरो कर दिया, इसको एरो कर दिया, एरो कर दिया, और यहाँ आ जाएगा NH3। तो 4 चीज़ें हैं, NH3, CO2, H2O, NaCl। तो बन जाएगा आपका बेकिंग सोडा। और मेरे दोस्त, बेकिंग सोडे का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडे का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में।
रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में, एंटासिड दवाई के रूप में, अग्निशामक यंत्र, पाव रोटी केक बनाने में भी यूज होता है बेकिंग पाउडर का। मित्रों अगला प्रश्न है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी इसे कहते हैं। धावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है? इसके समीकरण उपयोग। धावन सोडा बहुत आसान है, Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3 .10H2 प्लस की जगह डॉट करना है। ये तो हो गया धावन सोडा। अब विषय ये कहाँ से आया? तो NaHCO3 बेकिंग सोडे को गर्म करो, NaHCO3 बेकिंग सोडे को गर्म करो तो बनेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये कहानी हमारे सामने आ जाएगी। तो ये जो Na2CO3 बना है उसी को हम कहेंगे। तो आपने कहा सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है Na2CO3 प्लस 10H2। तो हमने कहा Na2CO3 .10H2 साबुन, कांच और कपड़ा उद्योग में और बोरेक्स यौगिक के उत्पादन में, ये अपन ने देख लिया। उसके बाद हमने कहा आसूत जल जो है वह विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है और जबकि बारिश का जल करता है? हमने कहा आसूत जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि बारिश का जल करता है? कारण एक ही है कि आसूत जल का pH मान होता है 7। आसूत जल का pH मान होता है 7 और 7 pH का मतलब है वह उदासीन है, न अम्ल है न क्षार है, वह उदासीन है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए वो विद्युत का चालन नहीं करता। जबकि बारिश का जल जिसका pH मान 7 से कम होता है, अरे बारिश का जल जिसका pH मान 7 से कम होता है और बारिश के जल का pH मान यदि 7 से कम है, बारिश के जल का pH मान यदि 7 से कम है, बिल्कुल सही बात है, 7 से कम है, इसका मतलब वो क्या हो गया? अम्ल हो गया। और इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं कि अम्लीय वर्षा। और इसीलिए हम कहते हैं वो विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। क्या कहा? अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, इसीलिए अम्ल विद्युत का चालन करते हैं। अगला प्रश्न, किस विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH मान कितना होता है? 7। किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH मान होता है 7। चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम, इसे कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। इसे कहते हैं मेथेनोइक अम्ल या इसे कहा जा सकता है फॉर्मिक अम्ल, या इसे कहा जा सकता है फॉर्मिक अम्ल। यह है चींटी के डंक से स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम। हमने कहा पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो लिखा है साहब विरंजक चूर्ण, लिखा है साहब ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ये अपन ने लिखा। ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर उसको अपन कह सकते हैं। आइए पवन पारीक सर, बच्चों से मिलिए, रूबरू होइए। आपके बीच हमारे पवन पारीक सर आ चुके हैं, मैथ्स के क्या बोलते हैं बारीक जो मैथ्स को करते हैं। सब मैं देख रहा हूँ काफी विद्यार्थी शानदार तरीके से क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की दिलचस्पी देखकर दिल गार्डन हो रहा है। पानी सर आपको देते रहना, नहीं तो पौधे मुरझा जाएंगे गार्डन में। ठीक है। तो विद्यार्थी बहुत खुश है, जवाब भी दे रहे हैं और हमारी मैराथन क्लासेस से विद्यार्थियों को बहुत फायदा हो रहा है। सर की कल भी क्लास रहेगी इसी समय सर इसी समय बिल्कुल। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो सर लेकर आए हैं चांद से चुरा के। तो स्टूडेंट आपको तो है शेयर कर दो पहले तो इस क्लास को। काफी स्टूडेंट सर शेयर नहीं कर रहे हैं, अभी कभी शेयर कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्टेटस डाल दो फटाफट, व्हाट्सएप पे जितने भी आपके ग्रुप्स है सोशल मीडिया पर फैलाओ गुरुजी की क्लास को। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, जल्दी से। वो मैंने इनको कह दिया है कि भाई अगर आप लोग अच्छी क्लास में संख्या नहीं जुड़ेगी तो मैं तो क्लास लेना बंद कर दूंगा। नहीं देखो सर को मैंने इतने अच्छे से मनाया है। आपको पता है गुरुजी के बहुत कम दर्शन होते हैं। गुरुजी देखो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। शेयर करो, जितना ज्यादा फैला सकते हो। कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, एक बात हमें कहनी पड़ रही है, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। शेयर कर दो, एक बार रुक जाते हम आपके लिए, एक बार शेयर कर दो। एक नजर सब कवर, नाम है संदीप तंवर। तो गुरुजी बहुत शानदार क्लास ले रहे हैं, मजा डांट रहे हैं और कल भी क्लास लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, सर के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नजर नहीं आ रही यार। आप शेयर करो, फैला दो और अपने दोस्तों को, आप तो स्टेटस लगा दो
बेटे देखो कुछ लगा नहीं रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे मत करो। गुरुजी ऐसा नहीं चाहते हैं। गुरुजी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो, कमजोर रहते हैं, अभी तक नहीं पढ़ पाए, उन स्टूडेंट्स को फायदा हो, इसलिए क्लास से ले रहे हैं, है ना। आप लोग खुद ही खुद फायदा उठा रहे हैं। ज्ञान जितना बांटता है सर उतना बढ़ता है। क्या कहना चाहोगे गुरु? बिल्कुल सर, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा। हमें भी मजा आता है, मजा कोई आता भी है। टीचर क्लास लेता है, क्लास भरी भरी हो तो मजा आता है। एक दो भरी बच्चे भरी बैठे होनी होते चाहिए तो यार। हाँ यूं मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई इतने बच्चे, तो मैंने इनको कहा था कि भाई यूं नॉर्मल क्लास में आ जाते हैं, अगर ऑफलाइन नॉर्मल में ऐसे ही मतलब हम पैर रखते ही आ जाते हैं यार। आप फैलाओ। पिछली बार के जो 10वीं क्लास के बच्चे थे ना, ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। वो तुरंत शेयर कर देते फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूं भर के फालतू रील्स से चला। हजारों बच्चे मुझे टैग करते थे, अभी तो एक बच्चा टैग नहीं करता। देख लो, ऐसे पहले मत तो मेरे साथ मतलब ऐसा होता था, मैं टैग इंस्टाग्राम पे मैं जब टैग करता था ना तो 25-30 बच्चे हो जाते थे बिल्कुल टैग में। सोशल मीडिया पर मतलब शेयर करते थे। इस बार आप नहीं कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, है ना। कोई मोटिवेशन नहीं है सर, मैं नहीं सुनाऊंगा, मजा नहीं आया मुझे। गुरुजी की क्लास में इतने कम बच्चे, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। 4 डिजिट के बाहर जाना चाहिए। फैला दो, शेयर कर दो, तभी मोटिवेशन लाइन कल की क्लास में सुनाऊंगा, गारंटी, नई वाली जो आज तक नहीं सुनाई गुरु, तो केवल आपकी क्लास में लॉन्च करूंगा। तो आप लोग शेयर कर दो भाई। मैं देख रहा हूं भी बाहर जाके कितने विद्यार्थियों ने जुड़ा है। एक छोरिया है ना सर, विशेषकर ये एक भी शेयर नहीं कर रही है। मैं बता दूं, ये मुझ पे नाराज होगी, भले ही नाराज होगी। राखी का त्योहार है, राखी मत बांधना, कोई बात नहीं है, लेकिन शेयर करो। गर्ल्स शेयर नहीं कर रही सर, थोड़ा वो जोर लगाए ना तो जोरदार और विद्यार्थी आ जाए, अच्छा है ना। तो थोड़ा ध्यान रखो भाई, गर्ल्स भी ध्यान रखो। पवन जी जो है वो विशेष तौर पर बालिकाओं को कह रहे हैं, बालिकाओं को ये तो ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा जोर लगाओ नहीं करनी, अपनी और सहेलियों को जुड़ो, बढ़ाओ, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल सही, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया गुरु। रसोई घर में स्वादिष्ट पकोड़े चल रहे हैं, पकोड़े बनाएंगे, बारिश का मौसम है, बारिश का पकोड़े। मौसम है। संदीप सर के यहाँ भी परसों ही पकोड़े बनाए, मैं गया भी था, सर ने बढ़िया पकोड़े की दावत रखी, बहुत जोरदार थे गुरु पकोड़े। चलो तो बिल्कुल करो गुरु, ये सवाल उस दिन मैं पूछने वाला ही था गुरु। चलिए बहुत बढ़िया। देखो पवन सर ने बता दिया है, आपने मैथ्स की क्लास भी आने वाली होगी, आपकी 10th क्लास में हो गई। चलिए अब मैथ्स की क्लास पारिक सर बता रहे हैं कि हो चुकी है, अब आने वाले समय में इंग्लिश की क्लासें होनी है। तो बढ़िया है, आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बच्चे कम जुड़ते हैं तो इसलिए सबको ऐसा लगता है, खास तौर से मुझे तो बिल्कुल लगता है, मैं तो मना ही करता हूँ, इसलिए मेरी क्लास नहीं होनी चाहिए। मैं वाईटी पर इतने दिनों से इसीलिए नहीं ले रहा हूँ। ये मुख्य कारण यही है कि जब आप फालतू में कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा देख ही नहीं रहा, फिर मतलब क्या, वही ऐप के बच्चे भी देख रहे हैं, वही सेम ही क्लास है, फिर फायदा क्या। लाभ मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हजारों बच्चे यार, 10 लाख बच्चे हैं, तुम 10 लाख छोड़ो, उसका 5% भी नहीं लाए, 1% भी नहीं लाए, समझ रहे हो बात को। 10 लाख एक क्लास में होते हैं, 50-100 बच्चे, तो वो भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा ध्यान दो भाई। चलिए रसोई घर में कल भी 2 बजे है, अब कल देखता हूँ क्या स्थिति होती है। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में किसका उपयोग होता है? बच्चों ने उत्तर बिल्कुल सही दिया है। ये 2014 में सवाल आ रखा था जो मैं लेकर आया हूँ। ये पीछे के तीनों सवाल 2014 में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न 2014 का क्वेश्चन है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे महत्वपूर्ण सवाल है। ये भी सवाल मैं 2014 से पकड़ कर लाया हूं। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग होता है? बिल्कुल सही दोस्तों, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में धावन सोडा या वॉशिंग सोडे का उपयोग होता है। बिल्कुल सही फॉर्मूला Na2CO3.10S2। खिलौने तथा सजावट, ये भी 2014 का सवाल। खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने के लिए, खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 H2O, बिल्कुल सही। यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। हमने कहा किन्हीं 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखे, कोई 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताने हैं। पहला नाम मेथिल ऑरेंज, बहुत ही बढ़िया, पहला नाम हमने कह दिया है मेथिल ऑरेंज। दूसरा नाम फिनोप्थेलिन, दूसरा नाम फिनोप्थेलिन। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। अगला प्रश्न, किसका पीएच ज्यादा होगा? प्रश्न है किसका पीएच ज्यादा होगा इनमें से, रक्त का या आसूत जल का? दोस्तों रक्त का पीएच ज्यादा है, क्योंकि रक्त का पीएच होता है 7.4। हमने कहा रक्त का पीएच होता है 7.4, बहुत बढ़िया। और जठर रस या नींबू का रस, तो नींबू का रस का होता है 2.2
और जठर रस का होता है 1.2। अब मुझे बताओ किसका ज्यादा है? नींबू के रस का ज्यादा है। आसूत जल का पीएच होता है 7, जबकि ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 हमने कह दिया है, ये रक्त का पीएच है 7.4। तो ज्यादा किसका? यहां पर रक्त का और यहां पर नींबू का रस का। पीएच बताना था किसका ज्यादा है। बेकिंग पाउडर किससे मिलकर बना है दोस्तों? बेकिंग पाउडर किससे मिलकर बना है? 2017 का सवाल। बेकिंग पाउडर किससे मिलकर बना है? यहां पर बेकिंग पाउडर किससे मिलकर बना है? बिल्कुल सही दोस्तों, बेकिंग सोडा। क्या बात है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल। हमने कहा बेकिंग पाउडर बना है बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल। वेरी गुड, आगे बढ़ो। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है और कौन प्रबल क्षार है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बताना है। इनमें से कौन प्रबल अम्ल है और कौन प्रबल क्षार है? एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, ये प्रबल अम्ल है, ये अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है। उसी प्रकार क्षार की बात करूं, उसी प्रकार क्षार की बात करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्रबल क्षार है। NaOH ध्यान रखना, NaOH प्रबल क्षार है और HCl प्रबल अम्ल है। बिल्कुल करेक्ट, आगे बढ़ो। उस पदार्थ का नाम बताओ जो क्लोरीन से क्रिया करके, जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। बता दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रश्न 2016 का, 2016 का प्रश्न है दोस्तों। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जवाब होगा मेथेनोइक अम्ल। जवाब होगा मेथेनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम बता दिया फॉर्मिक अम्ल। क्या बात है? मेथेनोइक अम्ल जिसका दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, क्या बात है? मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल करेक्ट आंसर। यहां पर दो प्राकृतिक सूचकों के नाम, हमने कहा दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बता दो भाई, नाम बता दो। दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बता दे। बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं संदीप सर। कौन कौन से? पहला नाम है हल्दी, वाह एक नाम। दूसरा नाम है लिटमस पत्र, दूसरा नाम है लिटमस पत्र। और तीसरा नाम लाल पत्ता और गोभी, लाल पत्ता गोभी। यह है आपका हल्दी, लिटमस पत्र और लाल पत्ता गोभी। बिल्कुल ठीक बात है। एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ी। दो गंधीय सूचकों के नाम, हमने कहा दो गंधीय सूचकों के नाम। साथियों दो गंधीय सूचकों के नाम कौन कौन से? पहला है वेनिला का रस, पहला है वेनिला का रस, दूसरा है कटे हुए प्याज। नंबर 1 वेनिला का रस, दूसरा है प्याज और तीसरा है लहसुन, तीसरा है लहसुन। दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगला, ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान क्या होगा? 6 से कम, क्योंकि दही ज्यादा अम्लीय होता है तो दही बन जाने पर पीएच मान हो जाएगा 6 से कम। दूध है तो 6, दही बनेगा तो 6, क्योंकि ज्यादा खट्टा है और ज्यादा खट्टा इसलिए वो ज्यादा अच्छा अम्लीय हो गया। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? मित्रों, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया कर लेता है और जिप्सम बना देता है। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया कर लेता है, ये जल से क्रिया कर लेता है और ये जिप्सम बना देता है, ये जिप्सम बना देता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बना देगा जिप्सम, जल से क्रिया करेगा और जल से क्रिया करके जिप्सम बन जाएगा। सिंपल सी कहानी। हमने कहा विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि बता दी है, समीकरण और 2 उपयोग। ठीक है, सारी कहानी हो गई। ये तो प्रश्न कर लिया अपन ने ऑलरेडी। धातु के साथ अम्ल की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जब भी देखो धातु जो है अम्ल से क्रिया करता है तो बनता है लवण और H2।
लवण और H2, मैं उदाहरण दे सकता हूं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक डाला, Zn जाएगा H2 को हटाएगा, Zn जाएगा H2 को हटाएगा, तो ZnSO4 प्लस H2। ये कहानी हाइड्रोजन गैस धातु अम्ल से क्रिया करता है, धातु अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। हमने कहा लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ये कहानी नोट कर लीजिएगा। फिर हमने कहा ये इसका डायग्राम, हमने यहां पर H2SO4 अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल लिया दोस्तों, अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल लिया और उसमें आपने दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए, आपने उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए और जब हम टुकड़े डालेंगे तो यहां से गैस बाहर निकलेगी और उस गैस का नाम है H2 और वो सीधी जाएगी साबुन के विलयन में, वो गैस सीधी जाएगी साबुन के विलयन में और उस विलयन में से निकलेंगे बुलबुले, बबल्स निकलते हैं और यही बबल्स हाइड्रोजन से भरे हुए साबुन के जो बुलबुले निकलते हैं और जब जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो हमें वहां पर फट फट की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे कहते हैं पॉप साउंड, जिसे कहते हैं पॉप साउंड कहते हैं, जिसे पॉप साउंड कहते हैं, पॉप साउंड कहते हैं, फट फट की ध्वनि सुनाई देती है, पॉप टेस्ट कहा जा सकता है इसको कहा जा सकता है पॉप टेस्ट। क्या बात है, आगे बात करते हैं। पॉप टेस्ट किसी रासायनिक अभिक्रिया में परख नली से निकलती हुई गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर अगर हमें फट 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 की ध्वनि सुनाई देती है, फटफटिया, संदीप सर की फटफटिया, उसे कहते हैं पॉप टेस्ट। क्या बात है। अगला प्रश्न कुछ इसी प्रकार का, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाई, Zn जाएगा H2 को हटाएगा तो ZnSO4 प्लस H2, गैस कौन सी निकली भाई, हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हो गई जो मैंने लिख दी। और पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस की पहचान पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट, पॉप टेस्ट। क्या बात है। ए से बी को संतुलित कीजिए दोस्तों, ए से बी को संतुलित कीजिए। अब देखो प्रबल अम्ल इनमें से चेक करना है, दुर्बल अम्ल चेक करना है, मतलब आपको इस प्रश्न का उत्तर देना, मिलान करना है। ये सवाल हूबहू जो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, 2013 का सवाल एज इट इज प्रश्न आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। आपको क्या करना है, ये मिलान करना है कौन किससे मैच हो रहा है। इसका आंसर देख लेते सीधा ही, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है। प्रबल अम्ल है H2SO4, सही बात है। दुर्बल अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल। प्रति अम्ल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रबल सार है NaOH, दुर्बल सार है NH4OH। उदासीन लवण है NaCl, अम्लीय लवण है NH4Cl, सार्य लवण है Na2CO3, प्राकृतिक सूचक हल्दी और संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज। ऐसे 10 सूचकों के नाम हैं। कहानी बिल्कुल स्पष्ट है। कोई धातु यौगिक A है, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। एक गैस और बनाता है जो मोमबत्ती बुझा देती है, CO2 और H2। तो ये A क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये A होगा कैल्शियम कार्बोनेट और अम्ल से क्रिया होगी तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी और H2 ये बुझा देगी। CO2 गैस मोमबत्ती बुझाने के काम आएगी। ये मोमबत्ती बुझाएगी CO2 गैस। समझ में आ गई, कैल्शियम कार्बोनेट। एक बात ध्यान रखना, धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है। हमने कहा धातु कार्बोनेट, क्या कहा, नोट करिएगा। हमने कहा धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है, धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनता है, CO2 बनता है और H2O बनता है। हमने कहा, ये लिखा मैंने यहाँ पर, धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया हुई, लवण बना, CO2 बना और H2O बना। तो धातु कार्बोनेट से क्रिया हुई, लवण, CO2 और H2O बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी। नमक के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा दोस्तों, नमक के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे तो वो टूट जाएगा और बनेगा NaOH, बनेगा H2 गैस और बनेगा Cl2 गैस। ये बनेगा, ये तो हो गया क्षार और ये हो गया क्लोरीन, और इसीलिए हम इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया को हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसमें उपयोग होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए। दूसरा हमने कहा क्लोरीन, जल के शुद्धिकरण में और विरंजक चूर्ण बनाने में और PVC बनाने में अपन ने कह ही दिया। और हाइड्रोजन का यूज है ईंधन और मार्गरीन में, ईंधन और मार्गरीन में। इस प्रकार से आपने बड़े बड़े प्रश्नों को देखा है बहुत ही शानदार तरीके से, बढ़िया मज़ा आ गया दोस्तों को, बहुत शानदार मज़ा आ रहा है। और ये एक छोटा सा प्रयोग कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में हाइड्रोजन है, अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन है, लेकिन ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे क्यों नहीं करते बताओ? उसका एक कारण है, डायग्राम में समझना और मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, फिर आज हम आपसे विदा लेंगे और कल फिर हम आपसे 2 बजे मिलने वाले हैं संख्या बल के साथ, पूरी ताकत के साथ। तमाम विद्यार्थी पूरी ताकत, पूरे दमखम के साथ पूरी टीम को लेकर पधारें, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। देखिए दोस्तों, आपने बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर हमने एक रबड़ का कॉर्क लगा रखा है और उसमें अम्लीय विलयन डाल दिया, 2 किलें लगा दी और उसको बल्ब, स्विच और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हमने कहा बल्ब, स्विच और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दैट्स इट। बल्ब, स्विच और बैटरी से हमने क्या कर दिया? कनेक्ट। अब हमने कहा यहाँ पर जब आपने ये सारी कहानी देखी, सारी कहानी को समझा, तो हमने कहा दोस्तों जब ये कीले आपने ले ली, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सारे काम अपन ने कर लिए। अब आपने क्या किया कि इसमें से जब आपने जो ये तनुकृत अम्लीय विलयन लिया है जिसकी अपन बात कर रहे थे, जब आप ये विलयन लिया है तो हम विलयन जब देखेंगे अपन यहाँ पर अम्लीय विलयन लेंगे तो जब बैटरी से जब धारा जाएगी, देखो ये धारा जा रही है, ये बैटरी से धारा जा रही है, कंटिन्यूसली करंट फ्लो होती जा रही है, कंटिन्यूसली करंट फ्लो होती जा रही है। अगर अम्ल होगा तो विद्युत का चालन होगा, बल्ब ऑन होगा। क्षार होगा तो क्षार भी जल में OH- आयन देता है, विद्युत का चालन होगा। क्षार भी OH- आयन देते हैं, विद्युत का चालन होगा। कंटिन्यूसली चलती रहेगी, धारा का प्रवाह होगा आयनों के कारण। परंतु अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करूं, अगर मैं अल्कोहल और ग्लूकोज की बात करूं तो उनमें किसी प्रकार का कोई भी आयन नहीं होता है। न तो अल्कोहल में आयन होता है और न ही ग्लूकोज में आयन होता है। जब आयन ही नहीं होंगे तो विद्युत का चालन कहां से होगा? जब आयन होते हैं तभी विद्युत का चालन होता है, बिना आयनों के विद्युत का चालन नहीं होता है मेरे दोस्त, नहीं होता है। अम्ल में HCl की बात करें तो H+ आयन थे, विद्युत का चालन हुआ, बल्ब ऑन हो गया। NaOH क्षार की बात कर रहा हूं, उसमें भी OH- आयन निकलता है, क्षार में भी OH- आयन निकलता है, विद्युत का चालन होगा, विद्युत का चालन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि OH- आयन निकल रहे हैं। पर अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे पदार्थ में हाइड्रोजन है, फिर भी वो हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में नहीं है, विद्युत का चालन नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो मैं कहूंगा विद्युत का चालन नहीं करेगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा। ये सिंपल सा है। आप एक्सपेरिमेंट में एक एक विलयन लेते रहो, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, इस तरह से करेंगे तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक दोस्तों, तो ये थी शानदार कहानी और शानदार आज के 2 लेसन कंप्लीट। मजा आ गया दोस्तों। सुपड़ा साफ, जिसको मैं मेरी भाषा में कहता हूं धुआं धुआं कर दिया, केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ कर दिया। बस मजा आया तो बस पढ़ाने में, बच्चे नहीं थे इसलिए मजा नहीं आया। तमाम विद्यार्थी जितने देख रहे हैं, मेरी अपील है कि जरूर 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 ताबड़तोड़ शेयर का बटन दबाएं, शेयर करें सभी जगह। पारिक सर कह के स्टेटस पे लगाएं, ग्रुप्स में डालें, स्कूल ग्रुप में डालें, उन्हें शेयर करें। संदीप सर साइंस मैराथन क्लास चैप्टर 1 चैप्टर 2 जबरदस्त 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 शेयर कर दीजिए ताकि मजा आ जाए आपको और बढ़िया तरीके से पढ़े, एकदम सुपड़ा साफ हो जाए। फिर मिलेंगे कल ठीक 2 बजे। मैं इंतजार करूंगा आपकी पूरी टीम के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोरों शोरों के साथ। तो पूरे दमखम के साथ आए 2 बजे लाइव क्लास में। कल तीसरे और चौथे चैप्टर में हम मिलेंगे। बाकी बहुत बढ़िया है, शानदार है। राखी का त्यौहार आने वाला है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, तो खूब सारी शुभकामनाएं एडवांस में आपको, बहुत सारी बधाई। बढ़िया मेहनत करो, ड्रीम 100 का संकल्प पूरा करो। ड्रीम 100 का संकल्प, क्योंकि सब बोर्ड के स्टूडेंट है, 100 नंबर का टारगेट लो तो कहीं 98 99 आएंगे। आप अपनी तरफ से पूरा 100% दें, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।